हमने इकोनॉमिक्स का कल बेसिक्स देखा था। उस बेसिक्स में हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है सर, बहुत बेसिक्स था ताकि हमको इकोनॉमिक्स का एक ग्लिम्स मिले। लेट अस रिवाइज कि हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है सर। उसमें हमने देखा था कि गुड कैच, हमने देखा था जो इकोनॉमिक्स होती है सर, उस इकोनॉमिक्स की कोई एक डेफिनेशन तो है नहीं, बट डेफिनेटली एक सिंगल ग्लिम्स या एक आइडिया हमको जनरेट करना होता है। तो हमने देखा था कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है दैट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का जो आइडिया है अबाउट द इकोनॉमिक्स, हम उसके हिसाब से चलते हैं। और एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक्स का आइडिया है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है सर, इट इज अबाउट इंक्वायर इनटू वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, नेशंस की वेल्थ को चेक करना है। और जब हमने बात करी कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति या वेल्थ क्या होती है, तो हमको पता चलता है कि वेल्थ जो होती है वो डिपेंड करती है उसके रिसोर्सेस पे। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। और रिसोर्सेज क्या होते हैं सर, रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं। किसको? ह्यूमन नीड्स को, मतलब हमारी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, ह्यूमन नीड्स की जब वो फुलफिलमेंट करते हैं तो रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, कल हमने देखा था। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मतलब जो डायरेक्ट हमको नेचर से मिल रहे हैं, और एक होता है मैन मेड। मैन मेड का मतलब है जब हम लोग उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम नेचुरल रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? मैन मेड में। मतलब प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है उनको कृत्रिम में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, मानव निर्मित में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक लिया था कि हमको आयरन ओर मिलता है। क्या मिलता है? आयरन ओर का मतलब है लो अयस्क Fe2O3। ये डायरेक्ट प्रकृति से मिल रहा है, बट क्या हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम इस आयरन ओर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? आयरन में। इसमें से आयरन निकालते हैं। ठीक है, तो जो आयरन है वो मैनमेड हो गया, और जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिला वो क्या हो गया? नेचुरल हो गया। अब ये जो मैनमेड है इसको फिर अपन मैनमेड में कर सकते हैं। जैसे आयरन से हम क्या बना रहे हैं? स्टील। स्टील से हम क्या बना रहे हैं? कार। कार हमारी अल्टीमेट ह्यूमन नीड को क्या कर रही है? पूरा कर रही है सर। तो ये जो हम समझ रहे हैं ये रिसोर्सेज के बारे में, एक नेचुरल होता है और एक मैनमेड होता है। हम नेचुरल को मैनमेड में कन्वर्ट करते हैं, मैनमेड को फिर मैनमेड में कन्वर्ट करते हैं, और तब तक कन्वर्ट करते रहते हैं जब तक हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होती। और ये जो प्रक्रिया है सर, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना या फिर नेचुरल को मैनमेड में कन्वर्ट करना, मैनमेड को फिर मैनमेड में कन्वर्ट करना, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रक्रिया किसकी? प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन या उत्पादन की प्रक्रिया है सर, है उत्पादन की प्रक्रिया। और ये उत्पादन की प्रक्रिया हर देश में चल रही है, क्योंकि हर देश अपने रिसोर्सेस को क्या करना चाहता है? यूज करना चाहता है और अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। तो दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। ये प्रोडक्शन प्रोसेस सब जगह हो रही है। और इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको पता है कि आप दो चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हो। या तो आप प्रोडक्शन कर सकते हो किसका? गुड्स का, और या फिर आप सर्विसेज का। गुड्स का मतलब क्या है सर? वस्तुएं। वस्तुएं का मतलब जो टेंजिबल होती है। क्या होती है? टेंजिबल का मतलब जिनको छुआ जा सकता है, छुआ जा सकता है। और ये सर्विसेज जो होती है वो क्या होती है? इनटेंजिबल होती है। होती है सर इनटेंजिबल। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो गुड्स होते हैं टेंजिबल, उन टेंजिबल गुड्स के अंदर आपको पता है कि आप जो नॉर्मली पूरे दिन यूज करते हो, जो भी चीजें आप यूज करते हो, उन सारी चीजों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कल हमने देखा था कि आप फूड यूज करते हो सर, फूड खाना खाते हो सर। फूड से रिलेटेड जितना भी आइटम आप पूरे दिन में खा रहे हो वो अल्टीमेटली आ कहां से रहा है? आप शॉप से ला रहे हो, शॉप वाला कहां से ला रहा है? इंडस्ट्री से ला रहा है। इंडस्ट्री कहां से ला रही है? किसान से ला रही है। तो हमको ये पता चला कि फूड के अंदर हमको जो पढ़ना है दैट इज अबाउट एग्रीकल्चर। तो किसी भी राष्ट्र की अगर संपत्ति को समझना है तो रिसोर्सेज को समझना पड़ेगा। रिसोर्सेज को समझना है तो प्रोडक्शन प्रोसेस वहां की देखनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन प्रोसेस देखनी है तो गुड्स बना रहे हैं या सर्विसेज बना रहे हैं ये देखना पड़ेगा। और गुड्स बना रहे हैं तो गुड्स के अंदर अगर वो फूड बना रहे हैं या फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब उस कंट्री के किसको समझना पड़ेगा? एग्रीकल्चर को। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं सर? एक पार्ट तो एग्रीकल्चर। फिर आता है कि फूड आइटम्स के अलावा भी तो आप बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, कॉपी यूज कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आ जाती है किसमें सर? आपकी इंडस्ट्री में। कल बताया था किसमें आ जाती है? इंडस्ट्री में। तो एक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और एक पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में। तो गुड्स के अंदर दो सेक्टर आ गए, एक आ गया एग्रीकल्चर और एक आ गया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सारी चीजें आ गई जो आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका फोन,
ऑटोमोबाइल, कार, सारा, ठीक है। फिर आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब है ऐसी चीजें जिनको छू नहीं सकते सर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशन को छू नहीं सकते सर, हेल्थ केयर को छू नहीं सकते सर, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो होती है उसको छू नहीं सकते। गाइड आपको क्या करता है, घुमाता है फिराता है, वो अपनी सेवा दे रहा है सर, ठीक है। इसको कहते हैं सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आ गया, आईटी आ गया, हेल्थ आ गया, आया, एजुकेशन आ गया, आपका टूरिज्म आ गया। ये सब आपका क्या है सर, आपका इंटेंजिबल पार्ट है, सर्विसेज वाला पार्ट है, समझ गए। तो पूरी इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है उनको दो पार्ट में बांटते हैं, गुड्स और सर्विसेज। और गुड्स और सर्विसेज से मिलकर टोटल 3 सेक्टर बनते हैं। कितने, 3 सेक्टर। और वो तीनों सेक्टर होते हैं आपका, एक एग्रीकल्चर कहलाता है, एक इंडस्ट्री कहलाता है और एक सर्विसेज कहलाता है। इनको अलग रूप में लिखने का तरीका है कि ये 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी को कितने सेक्टर में बांटते हैं, 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और वो जो 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उनका नाम क्या क्या है सर। पहला सेक्टर आपका जो कहलाता है दैट इज द प्राइमरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्र है सर अर्थव्यवस्था का। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है उसके अंदर वो वाली चीजें देखोगे जो आप नेचर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो डायरेक्ट प्रकृति से मिलती है ना, उसको हम किसमें पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में आप पढ़ते हो एक एग्रीकल्चर के बारे में और एक आप पढ़ते हो माइनिंग के बारे में, क्योंकि माइनिंग में भी आप डायरेक्ट अर्थ के अंदर से निकाल रहे हो सर। तो माइनिंग और एग्रीकल्चर आपका आता है प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक, क्या था, सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी सेक्टर है द्वितीयक, उसके अंदर आता है कि आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही है, ये वाली क्या आ रही है, इंडस्ट्रीज। ये एग्रीकल्चर आपका कहाँ चला गया, प्राइमरी में। और जो इंडस्ट्रीज बच गई जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो सब क्या आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में, समझ गए। तो प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट होता है वो सेकेंडरी सेक्टर का क्या होता है, इनपुट होता है। प्राइमरी से जो आउटपुट निकालोगे आप प्रकृति से, उसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, सेकेंडरी में। मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो कन्वर्जन वाला सेक्टर है, इसलिए प्राइमरी का आउटपुट जो है वो सेकेंडरी का क्या है सर, इनपुट है। तो तीसरी चीज हमने देखी थी दैट इज द टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है तृतीयक। और तृतीयक जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या आती है, सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज आ रही है वो पूरी की पूरी किस सेक्टर में आ रही है सर, टर्शियरी सेक्टर में आ रही है। पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमिक्स को इन 3 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है एग्रीकल्चर और माइनिंग, डायरेक्ट नेचर से मिलने वाला। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी से मिलेगा उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। एंड देन कम्स द टर्शियरी सेक्टर। तो आपको जब भी अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स की बात की जाए, ठीक है, आपको याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और इन्हीं तीनों को समझना जो है आपकी पूरी अर्थव्यवस्था है सर। डन, सेक्टर्स याद रहेंगे। शुड वी गो अहेड, ओके। यहां तक हमने कल देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेक्टर्स के बाद हमने एक चीज देखी थी दैट इज कॉल्ड कि ये जो गेम है इकोनॉमिक्स का, जो फाइनेंस का फ्लो है, इसमें 4 प्लेयर्स खेलेंगे सर। कौन से 4 प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स इसको खेलने वाले सर, ठीक है। उन चारों प्लेयर्स में जो फर्स्ट प्लेयर है, दैट फर्स्ट प्लेयर्स नेम इज द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब है हम लोग हैं सर। कौन है, हाउस होल्ड मतलब कॉमन मैन जो होता है। तो इस पूरे गेम में एक जो बड़ा स्टेक होल्डर है, एक जो बड़ा प्लेयर है, दैट इज द हाउस होल्ड कॉमन मैन सर। सेकंड जो प्लेयर है दैट इज द बिजनेसेस, जो बड़े बिजनेस है वो सारे बिजनेस आ जाएंगे सर इसके अंदर। तीसरा जो प्लेयर है दैट इज द गवर्नमेंट। कौन है सर, गवर्नमेंट है। और चौथा जो प्लेयर है दैट इज द फॉरेन नेशंस, ठीक है। ये चौथा प्लेयर है सर। ये चारों प्लेयर मिलके ही मेन आपका गेम खेल रहे हैं सर, इकोनॉमी का खेल रहे हैं। हमने बोला था कि हमको एक एक प्लेयर को मैदान में उतारना है, सबको एक साथ नहीं उतारना है। तो हमने सबसे पहले किससे स्टार्ट किया, हाउस होल्ड से। हमने बोला कि हाउस होल्ड मतलब हम लोग पहले उतरेंगे, और हम लोगों के साथ कौन उतर रहा है, बिजनेस उतर रहे हैं सर। ये चीज देखी थी हमने, हाउस होल्ड और बिजनेस के साथ जो उतर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ उतरे। अब होता यह है कि बिजनेस का अल्टीमेट काम क्या है, कोई भी बिजनेस एग्जैक्टली क्या कर रहा है, अभी तो बताया, सब लोग क्या कर रहे हैं सर, प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कल, जो अभी अपन ने इसके पहले पढ़ी थी, दैट इज कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी होती है, ठीक है, तो आपको कुछ वस्तुओं की या कुछ इनपुट की जरूरत होती है, समझ गए। और वो इनपुट को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के कारक। मतलब कुछ भी उत्पादन करना है तो आपको हमेशा उन कारकों की जरूरत होती है। और हमने कल देखा था
कि जितने भी उत्पादन के कारक हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा था। कितना? 4 कैटेगरी में। आप इसे पढ़ा था। पहला था क्या? लैंड। सबसे पहले कुछ भी उत्पादन करना है तो आपको क्या चाहिए सर? लैंड चाहिए। भूमि तो रहेगी तब ना काम करोगे। भूमि जब मिल जाएगी तो फिर क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल का मतलब है अब जब भूमि मिल गई तो उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। हर जो वस्तु आपको चाहिए, एग्जाम्पल के लिए इंस्टीट्यूट खोला हुआ है तो आपको सबसे पहले खाली जमीन मिली, आपने दीवारें बनाई, आपने क्लासरूम बनाया, आपने बोर्ड बनाया, आपने क्या बनाया? आप लैपटॉप लेकर आए, आप पोडियम लेकर आए, आप पेन लेकर आए, सब चीज लेकर आए ना। इसको कहते हैं आपका कैपिटल, या हिंदी में इसको कहते हैं पूंजी। तो लैंड को कहते हैं भूमि और इसको क्या कहते हैं? पूंजी। तो दूसरा उत्पादन का कारक क्या हो गया? पूंजी। तीसरा जो उत्पादन का कारक है वो होता है लेबर। आपका क्या होता है? लेबर। लेबर का मतलब होता है श्रम। श्रम के अंदर आपको क्या चाहिए? इस कोचिंग में अगर चाहिए तो क्या चाहिए? टीचर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, टेक्निकल टीम चाहिए। दैट वुड बी योर पार्ट ऑफ लेबर। एंड फोर्थ वुड बी पार्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब है वो पर्सन जो इसको ओन करेगा। ठीक है, ये कौन है? उद्यमी। कौन है सर? उद्यमी। ये चारों जब मिलते हैं तो आपका बनते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी किसी को प्रोडक्शन करना है, जैसे आपको भी अगर कोई बिजनेस चालू करना है तो आपका पूरा फोकस इन 4 चीजों पर रहेगा: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उत्पादन के 4 ही कारक होते हैं इकोनॉमिक्स में: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दिमाग में डाल लो। इकोनॉमी के 3 ही सेक्टर होते हैं। ठीक है, इन 3 के अलावा 2 सेक्टर और होते हैं, बट वो पेरिफेरल सेक्टर है, मतलब उनको कोर सेक्टर नहीं माना जाता, उनको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा जाता है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, 2 सेक्टर और कहे जाते हैं। ऐसे तो 2 3 4 जितने बनाओ उतने बन सकते हैं, बट जो 3 कोर सेक्टर्स हैं वो यही है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है वो आपको समझ में आ गया, उसको याद रखना है। ठीक है, दैट शुड बी इन योर माइंड एवरी टाइम यू आर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, देन कम्स की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी प्रोडक्शन करना है तो ये 4 चीजें चाहिए सर: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको भी दिमाग में रखना है क्योंकि यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो ऑटोमेटिक इन चारों में से किसी न किसी कैटेगरी के अंडर फॉल होगा सर। समझ गए? तो हमने अभी तक जो समझा वो ये समझा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हटा दूं? ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, चारों याद रखने हैं आपको। समझ गए? अब आपको पता है कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है। इकोनॉमिक्स है कि आप जो है किसी भी कंट्री की वेल्थ पे चेक कर रहे हो। वेल्थ मतलब रिसोर्सेज चेक कर रहे हो। रिसोर्सेज नेचुरल, मैनमेड। नेचुरल को मैनमेड में कन्वर्ट करते रहते हो, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन में गुड्स आ सकते हैं, सर्विसेज आ सकती है। गुड्स में 2 हो गए, आपका फूड आइटम्स हो गए और रेस्ट ऑफ द आइटम्स हो गए। तो एक एग्रीकल्चर में चला गया, एक इंडस्ट्री में चला गया, और बाकी हो गई आपकी इंटेंजिबल, जिनको छू नहीं सकते, वो हो गई सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आ गया? एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, ये सारा सेवा क्षेत्र हो गया। प्रोडक्शन की एक्टिविटी हर देश में चल रही है सर। हर देश की प्रोडक्शन एक्टिविटी को समझना ही उस देश की वेल्थ को चेक करना होगा सर। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? तो और हर देश में क्या हो रही है सर? प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है। और वो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी हो रही है उसी एक्टिविटी को कौन कर रहे हैं सर? बिजनेसेस कर रहे हैं। और बिजनेसेस जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए उनको क्या चाहिए सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। और वो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 चीज चाहिए। ठीक है, मैं फिर एक चीज बता रहा हूं, अभी तक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स पढ़ना हमने स्टार्ट नहीं किया है। पहला और दूसरा लेक्चर सिर्फ हम पर्सपेक्टिव जनरेट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट हम तीसरे लेक्चर से करेंगे। अभी सिर्फ आप इकोनॉमी को अपने क्या करो, जहन में डाल लो कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। पढ़ना अभी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो कोई ये मत समझना कि अरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ आ जाए, लिखा नहीं रही, ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ नहीं, अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। 2 लेक्चर सिर्फ इकोनॉमिक्स को क्या करो, फील करो। जैसे फील आ जाएगी तो इकोनॉमिक्स आ जाएगी, और फील नहीं आएगी तो पूरे 30 लेक्चर हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स का कुछ पता ही नहीं चलेगा, रट्टा मारने लगोगे। ठीक है, और मेरा जो मेन पर्पज है कि आइडिया जनरेट होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, तुम्हारे सामने घूमनी चाहिए, आंखों के सामने हर चीज तुमको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ हम बेस बना रहे हैं। 2 लोग गेम खेलने वाले, हाउस होल्ड और बिजनेसेस। और बिजनेसेस का काम क्या है? प्रोडक्शन। और बिजनेस प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना है। समझ गए? कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को कनेक्ट करके चलो, सब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। अब हाउस होल्ड, बिजनेसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए 4 चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कल बताया था कि जो हाउस होल्ड होता है वो घर में बैठा व्यक्ति, हम सब क्या है सर? हाउस होल्ड, हम बिजनेस नहीं कर रहे। पर यहां जो बिजनेस लिखा हुआ है, ये बिजनेस में कोई एक आदमी नहीं है, ये एक एंटिटी है सर। ये क्या है? एक एंटिटी है, एक बॉडी है सर, ये कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल्स इधर बैठे हुए हैं सारे। समझ गए? कल बताया था कि बिजनेस एंटिटी में अगर रिलायंस है तो रिलायंस में जो मुकेश अंबानी है, मुकेश भाई जब अपने घर पे बैठे तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एक हाउस होल्ड है सर। वो क्या है? हाउस होल्ड। समझ आया? तो जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कोई एक कंपनी बनानी होती है, तो उस कंपनी के लिए हमको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल और
एंटरप्रेन्योर। अब जब मुकेश भाई अपने घर पे बैठे हैं और उनको कंपनी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी क्या है सर? लैंड। उनको लैंड चाहिए, और जब उनको लैंड चाहिए तो सबसे पहली चीज वो लैंड कहते हैं कि हाँ मेरे को लैंड चाहिए। अगर उनके पास लैंड नहीं होगा तो वो अपने आसपास किसी को पूछेंगे क्या तुम्हारे पास लैंड है? सिंपल सी बात है। अगर उनके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उस स्थिति में पास वाले को पूछेंगे क्या तुम्हारे पास लैंड है सर? तो बोलेगा हाँ लैंड है। तो किसी एक ना एक हाउस होल्ड होगा जो उनको क्या करेगा? लैंड देगा। तो जो बिजनेसेस होते हैं उन बिजनेसेस को जो उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है दैट इज द लैंड, वो लैंड एग्जैक्टली मिल कहां से रहा है? हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड से लैंड जो है वो किनको मिल रहा है? बिजनेसेस को। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वास्तविकता में हाउस होल्ड से ही बिजनेसेस की तरफ गया गया। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड के बाद कैपिटल आ रहा है। कैपिटल मतलब आपको पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो मुकेश भाई के पास अगर खुद के पास पैसा है तो वो पैसे को क्या करेंगे? यूज करेंगे। पर जब वो पैसा यूज कर रहे हैं तो वास्तविकता में वो पैसा एक हाउस होल्ड का ही है, क्योंकि मुकेश भाई एक हाउस होल्ड है ना सर, वो तो कॉमन मैन ही तो है। तो पैसा उन्हीं का है, उस पैसे को वो कहां लगा रहे हैं? बिजनेस में लगा रहे हैं। तो सेकंड जो आपका है दैट इज द कैपिटल। वो कैपिटल भी किधर से किधर जा रहा है? हाउस होल्ड से ही बिजनेस की तरफ जा रहा है। लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, अब क्या आया? लेबर। किसी भी बिजनेस को लेबर कहां से मिलता है? हाउस होल्ड से मिलता है। तो तीसरी जो इनपुट है दैट इज द, तीसरा इनपुट क्या है? लेबर। लेबर भी कहां से मिल रहा है सर? हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ। और चौथा इनपुट क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बोला ना, खुद घर पे बैठे तब क्या है? कॉमन मैन ही तो है। तो एंटरप्रेन्योर भी कहां से कहां जा रहा है? इधर से इधर जा रहा है सर। तो ये कौन है सर? एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब चारों के चारों जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड से फ्लो करके कहां जा रहे हैं? बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। चारों इधर से इधर जा रहे हैं। अब चारों में से देयर आर नो फ्री कूपन्स। फ्री में कुछ नहीं होता सर, फ्री में कुछ नहीं होता। तो उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। और वो जो रिटर्न मिलेगा, जो आपका लैंड होता है, उस लैंड के लिए मुकेश भाई जिससे लैंड लिया होगा उसको क्या देंगे सर? रेंट देंगे। समझ में आ रहा है? तो लैंड के रिटर्न में क्या जाता है सर? ये रिटर्न में क्या गया सर? रेंट गया है। जो लेबर है उस लेबर को आप तनख्वाह दोगे तो लेबर को क्या मिलता है सर? वेज मिलता है। ये लेबर को क्या मिल गया? वेजेस मिल गए सर। वेजेस मतलब उसकी मजदूरी मिल गई। जो कैपिटल है, कल बताया था, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है एक हिसाब से पैसा है। अब जो पैसा होता है या जो आपका कैपिटल होता है, वो कैपिटल जो होता है, मैंने कल बताया था कि अगर आप घर पे 100 रुपए रखे रहोगे तो 100 रुपए एक महीने बाद भी 100 रुपए रहेंगे। बट अगर उन 100 रुपए को आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में रख दिया, तो वही जो कैपिटल होगा, वही जो आपका क्या है? पैसा है, वो पैसा एक महीने बाद बढ़ के आएगा सर, आएगा। इसका मतलब आपका जो कैपिटल होता है वो हमेशा क्या अट्रैक्ट करता है? इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता है। समझ गए? तो जब भी आप कैपिटल लगाते हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अट्रैक्ट होता है। तो जब कैपिटल, एग्जांपल के लिए ये पैसा जो है, मान लो किसी पड़ोसी ने आपको पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, तो पड़ोसी ऐसे तो देगा नहीं, वो उसके ऊपर क्या लेगा? ब्याज लेगा। समझ में आया सर? तो कैपिटल जब लगेगा तो उसके ऊपर रिटर्न में क्या आएगा सर? इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? इंटरेस्ट आया। आया इंटरेस्ट सर। और लास्ट क्या बचा? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर क्यों रहा है? पैसा, प्रॉफिट के लिए। रोकड़ा चाहिए सर? नहीं चाहिए रोकड़ा। तो क्या चाहिए? प्रॉफिट। समझ में आया? तो यहाँ चारों जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चारों का एक एक क्या बन गया सर? ग्रुपिंग हो गया। हो गया ग्रुपिंग। लैंड, रेंट, लेबर, वेजेस और एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। चारों का एक एक क्या हो गया? रिटर्न हो गया। अब यहाँ इस पूरे प्रक्रिया में आप देख रहे हो कि आपका जो पैसा है, आपका जो मनी है, उस मनी का फ्लो कहां से कहां हो रहा है सर? उस मनी का फ्लो सबसे पहले बिजनेस से कहां हुआ? हाउस होल्ड की तरफ हुआ। क्योंकि बिजनेस ने क्या पे किया? सबसे पहले लैंड के ऊपर रेंट पे किया सर, उसके ऊपर लेबर को वेजेस पे किए, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट और कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो पैसा पहले किधर से किधर गया सर? ये इधर से पूरा का पूरा पैसा कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। गया। पर ये सारा जो पैसा उसने दिया है, क्या फोकट में दिया है? क्या नहीं, उन सबसे काम लिया ना सर। कैपिटल को यूज किया, लैंड को यूज किया, लेबर को यूज किया, एंटरप्रेन्योर ने अपना दिमाग लगा के बिजनेस को चलाया। और अल्टीमेटली ये चारों होते किसके लिए हैं? प्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए होते, उत्पादन के लिए तो होते। तो वास्तविकता में आपने उत्पादन किया, और उत्पादन आपने मान लो किया गुड्स का। क्या किया? गुड्स का। और जो गुड्स का उत्पादन किया, क्या घर पे उनको सजा के रखोगे? बिजनेस गुड्स का उत्पादन क्यों कर रहा है? सजाने के लिए नहीं, बेचने के लिए। बेचेगा किसको? हाउस होल्ड को।
तो वापस क्या होगा, हाउस होल्ड को जब वो गुड्स बेचेगा, हाउस होल्ड को जब वो गुड्स बेचेगा सर, तो वो गुड्स वास्तव में जाएंगे कहाँ, गुड्स जाएंगे इधर से हाउस होल्ड की तरफ, और हाउस होल्ड को फ्री में दे देगा क्या, नहीं सर। तो हाउस होल्ड से वापस जो है वो इधर से क्या जाएगा, मनी वापस किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो पहले उनसे काम लिया तो उनको पैसा दिया, अब जब प्रोडक्शन फाइनल हो गया तो गुड्स उनको बेचे और उनसे पैसा वापस ले लिया। तो हाउस होल्ड और बिजनेसेस के बीच में कंटिन्यूसली मनी का क्या हो रहा है सर, फ्लो हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? और इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बताया था कल ना, क्या कहते हैं इसको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो आय है वो गोल गोल घूम रही है सर, एक पैसा इधर से इधर, इधर से इधर जा रहा है। डिड यू गेट इट? डन? तो अभी तक दो लोग एंटर किए थे और दोनों के बीच में मनी का फ्लो हो रहा था सर। आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुंह पे याद रहने चाहिए, सेक्टर्स मुंह पे याद रहने चाहिए, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मुंह पे याद रहनी चाहिए। ये जो पहली और दूसरी क्लास है ये सब मुंह पे याद रहना चाहिए, तब आगे पर्सपेक्टिव बनेगा। तो ये दो लोग खेल रहे हैं, इन दो के बाद अब तीसरा कौन आएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगी अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो, पैसा लाओ। निर्मला ताई बहुत फेमस चल रही है आजकल, चल रही है ना, बहुत मीम मीम आ रहे हैं उनपे, है ना, नाराज हो जाएगी किस दिन और टैक्स लगा देगी, भाई मीम मत बनाओ। तो हाउस होल्ड जब पैसा कमा, हाउस होल्ड क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। हाउस होल्ड को लेबर को क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं। मैं भी एक लेबर हूं सर, मेरे को सैलरी मिल रही है, मेरे को सैलरी जैसे मिलेगी निर्मला ताई ऊपर से ताक रही होगी, हाँ पैसा लाओ, इनकम टैक्स क्या लाओ, इनकम करा रहे टैक्स लाओ सर। तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड के ऊपर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। और गवर्नमेंट बिजनेस को कहती है अच्छा बिजनेस कर रहे हो तुम भी क्या करो, टैक्स लेकर आओ। समझ आ रही? मतलब समझने वाली बात यह है, अभी एक वीडियो में देख रहा था, उस वीडियो में वो बता रहा था कि जब आप पैसा कमाते हो तो आपकी इनकम पे टैक्स, एग्जांपल के लिए 12 लाख रुपए साल के मैं कमा रहा हूं, तो 12 लाख में आपको पता है 1 लाख रुपए तो टैक्स ही चला जाता है, लास्ट मंथ की सैलरी आती नहीं है, टैक्स चला गया। अब वो टैक्स चला गया मतलब मैंने जो कमाया उसके ऊपर मैंने टैक्स दे दिया। अब मैं उस कमाई हुई जो पैसा है जिस पर मैंने टैक्स पे कर चुका हूं, उस कमाए हुए पैसे को जब मैं खर्च करूंगा तो वापस मैं क्या करूंगा, टैक्स दूंगा। अब मैं लैपटॉप लेने गया, वो बोल रहे हैं कि भाई 42,000 का लैपटॉप है और उसके ऊपर टैक्स इंक्लूड करके वो कितने 45,000 का है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं 42,000 रुपए आपको दे रहा हूँ ना, इस पर मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ। बोले इससे हमको क्या मतलब, हम कमोडिटी बेच रहे हैं, इस कमोडिटी पे टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट। तो मतलब पहले आप इनकम कमाओ उस पर टैक्स दो, फिर आप उस इनकम को बची हुई को खर्च करोगे उस पर भी क्या करो, टैक्स दो। तो ये भारत में तो टैक्स टेररिज्म टाइप का चल रहा है, बहुत कष्ट है जीवन में, समझ रहे हो? वो तुमको समझ में आएगा, अभी रुको, ठीक है, तुम्हें जो वास्तविकता में कष्ट जो है ना वो समझ में आएगा। जो इनकम क्लास होता है उसको पता चलता है कि लास्ट महीने की सैलरी नहीं आती क्योंकि सब टैक्स में कट जाता है ना, तो दुख दर्द कष्ट पीड़ा सब नजर आता है। ठीक है, टैक्स ज्यादा है इंडिया में, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है इट नीड टू बी रैशनलाइज्ड। हम पढ़ेंगे टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमको एक तो ये समझ में आ गया और अब हमको समझ में आ गया टैक्स। तो दोनों पे टैक्स लगा और गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया। अब गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है दोनों पे, उन्होंने बिजनेस पे भी क्या लगाया, टैक्स, बिजनेसेस पे भी टैक्स लगाया और हाउस होल्ड पे भी टैक्स लगाया, दोनों पे टैक्स लगाया। इसका मतलब ये टैक्स का पैसा जब गवर्नमेंट लेगी तो डेफिनेटली एक रेवेन्यू वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। मतलब गवर्नमेंट जब पैसा लेती है तो गवर्नमेंट लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ करती है, करेगी, यही तो रिलेशनशिप है सर। टैक्स दे किसके लिए रहे हैं, इसका मतलब टैक्स लेना और लोगों के वेलफेयर के लिए उसको खर्च करना, उसको ही कहते हैं क्या आपका सर, क्या कहते हैं सर, बजट। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में हम बजट भी पढ़ने वाले हैं, कल हमने बताया था बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बजट कैसे बनता है, बजट में पैसा कहां से कहां आता है, कहां खर्च होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो कहां जाता है, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। डन? तो बजट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और हियर कम्स की जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसमें संभावना है ना कि हम उतना ही बनाएंगे कि लोगों के काम आ जाए, उससे ज्यादा बना सकते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ बिस्किट्स का, ठीक है, और लोग हैं हमारे पास 100, तो 100 पैकेट ही बनाऊंगा क्या बिस्किट, ज्यादा बना सकता हूँ। तो जब मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो उसको मैं करूंगा एक्सपोर्ट, क्या करूंगा, एक्सपोर्ट। और जो कम होगा मेरे पास उसको मैं करूंगा इंपोर्ट। ठीक है सर, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब चलेगा तो हमारा चौथा प्लेयर बीच में आ जाएगा, कौन, फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, इसका मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी हम कवर करने वाले हैं। डन? एक्सटर्नल सेक्टर को भी कवर करने वाले हैं और यही पूरा पढ़ेंगे, दैट वुड बी योर इकोनॉमिक्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया, गवर्नमेंट का टैक्स लगाना समझ में आया, ठीक है, और बजट भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे। तो डिड यू गेट इट, डिड यू गेट द ग्लिम्स ऑफ द इकोनॉमी, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बढ़े, ये हमने कल पढ़ लिया था,
इसका हमने सिर्फ एक रिवीजन किया है, ठीक है, रिवीजन ब्रो, ओके। चले आगे, यहां से आगे चलते हैं। चलो, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। कोई भी कंट्री होती है ना, कोई भी कंट्री, हर कंट्री के पास अपनी अपनी करेंसी होती है। क्या होती है? करेंसी। हर कंट्री के पास अपनी करेंसी होती है। एग्जांपल के लिए जब मैं इंडिया की बात करता हूं तो भारत की करेंसी क्या है सर? रुपये। क्या है? बदल दी क्या? क्या बोले? पहले कुछ बोले थे आप, कैसे कैसे गलत बोल देते हो यार आप, हैं? भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। वैसे अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है। वैसे ही आप पाउंड स्टर्लिंग कहाँ की करेंसी पाओगे? यूके की, ठीक है। उधर यूरो जोन में यूरो भी मिलता है, ठीक है। जापान जाओगे तो क्या मिलेगा? येन मिलेगा। चाइना जाओगे तो क्या मिलेगा? युआन और रेनमिन भी मिलेगा। दो करेंसी है चाइना में, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप, और रूस में जाओगे तो क्या मिलेगा? रशिया में क्या मिलेगा सर? रूबल मिलेगा, ठीक है। गाना है ना, रूस का रूबल देखा, गाना नहीं सुना क्या वो? हेरा फेरी का गाना है, फिर भी दिल को भाया इंडियन रुपया, आई लव रुपया 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 रुपया। बहुत बढ़िया गाना है ये। हेरा फेरी का टाइटल सॉन्ग यही तो है, निर्मला ताई का रिंगटोन है। आई लव रुपया। तो देखिए सर, हर कंट्री का अपना अपना क्या होता है? एक करेंसी होता है। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से आंखें खोल के सामने देख लो इंसानों की तरह, नहीं तो बहुत मारूंगा, ठीक है। जो रुपया होता है भारत की करेंसी है, उसी तरीके से हर कंट्री की जो करेंसी है, उस करेंसी को सर्कुलेट करने के लिए हर देश में एक इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। उस करेंसी को मैनेज करने के लिए हर देश में एक इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। और वो उस इंस्टीट्यूट को कहा जाता है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। क्या कहा जाता है? उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब उसका जो केंद्र बैंक है, वो मतलब पूरी कंट्री का बैंक है वो एक इंडिविजुअल का बैंक नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो हर कंट्री का अपना जो करेंसी का मैनेजमेंट होता है, उस करेंसी के मैनेजमेंट को देखने के लिए, उस करेंसी के फ्लो को देखने के लिए वहां पे क्या होती है सर? बॉडी होती है। और इंडिया में उस बॉडी को कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई का जो मेन काम है वो है कि इंडिया की जो करेंसी है, उस करेंसी का फ्लो, उसकी सप्लाई और उसका मैनेजमेंट, ये सारा काम किसका है सर? आरबीआई का। भारत में ये काम आरबीआई करता है, उसी तरीके से विश्व के अन्य देशों में वहां का केंद्रीय बैंक करता है सर। समझ आ रहा है? ये जनरल इकोनॉमिक्स है, ये सिर्फ इंडिया ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, जनरल इकोनॉमी है। हर देश की मुद्रा मैनेज करने के लिए वहां पे एक इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री, विच मैनेजेस इट्स करेंसी, द फ्लो, सप्लाई एंड द मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग इट? इन इंडिया दैट इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक होता है जो कि करेंसी मैनेज करता है, आर यू गेटिंग इट? ऐसा बैंक जो करेंसी मैनेज करता है, उसके पास होती है ऑटोनॉमी। क्या होती है सर? ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। क्या होती है? स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है कि जो उस कंट्री की गवर्नमेंट होती है, वो उस इंस्टीट्यूट के काम में इंटरफेयर नहीं करती। दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। आर यू गेटिंग इट? जो आपका सेंट्रल बैंक होता है, उस सेंट्रल बैंक के काम में वहां की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करेगी तो छींचा लेदर हो जाएगा। क्या होगा बता रहा हूं, ठीक है। वो थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्या समस्या आएगी अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगेगी, और क्यों उसको ऑटोनॉमी जरूरी है, उसको स्वायत्तता दी जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो भारत में जो आरबीआई है, उस आरबीआई के काम में भारत की सरकार इंटरफेयर नहीं करती सर। आरबीआई आरबीआई का काम करता है। उसी तरीके से विश्व के अन्य देशों के भी जो आरबीआई होंगे, वो वहां का काम करते होंगे सर, और सरकार इंटरफेयर नहीं करती। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत में अगर आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पूछूं कि कितना पैसा जो है, कितना मनी जो है, वो वास्तविकता में फ्लो हुआ है, क्या हुआ है? फ्लो हो चुका है, तो ये जानकारी किसको होगी सर? आरबीआई को होगी। क्यों? क्योंकि आज हमारे हाथ में जो पैसा है वो वास्तविकता में किसने इशू किया है? आरबीआई। आर यू गेटिंग इट? भारत में आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पूछूं कि कितना पैसा है लोगों के पास, वो किसको पता होगा सर? आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई ही उसको इशू करता है।
आप ध्यान रखो, आप जब नोट एक देखते हो, आपके पास नोट होगा सर, उस नोट पे आप पढ़ोगे तो उस पे लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रोमिस टू पे द बियरर 500 रुपीज लिखा होता है, और उसके नीचे साइन होता है गवर्नर आरबीआई शक्तिकांता दास, साइन होता है उर्जित पटेल। अब ये जो नोट है वास्तविकता में इसके ऊपर यह भी लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, इस पर भारत सरकार लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता है, क्योंकि भारत सरकार इश्यू नहीं करती उसको, उसको इश्यू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑटोनॉमी है, वो भारत सरकार के अंडर आता है डेफिनेटली, नो डाउट, पर उसके पास अपनी क्या है? स्वायत्ता है, उसके काम में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो अभी जो जो पैसा आपके पास है वास्तविकता में वो क्या है? पहली बात तो ये बियरर्स बॉन्ड है। बियरर, बियरर मतलब धारक, धारक मतलब जिसने उसको धारण किया हुआ है, जिसके पास है। मतलब 500 रुपए के ऊपर ये लिखा हुआ नहीं है कि ये भाई साहब हेमराजन का नोट है, नहीं लिखा हुआ। 500 रुपए पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये 500 रुपए है। अब ये 500 रुपए अगर जोजो के हाथ में तो वो जोजो का है, फिर हेमराजन पटक पटक के मर जाओ वो नहीं देगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसके पास वो है वो उसी का है सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास वो नोट है वो उसका हो गया। इसका मतलब ये बियरर्स बॉन्ड है। बियरर्स बॉन्ड मतलब जिसके पास है उसी का हो गया, उसके ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि ये इसी का है। आर यू गेटिंग इट? तो वो बियरर्स बॉन्ड होता है सर, जिसके पास है, जो इसीलिए लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और ये वचन वास्तविकता में दे कौन रहा है? आरबीआई, क्योंकि नीचे साइन किसका है? आरबीआई गवर्नर का। इसका मतलब ये जो है ये पर्टिकुलर नोट वो 500 रुपए की वैल्यू रखता है तो कागज का टुकड़ा सर, फिर उसको 500 रुपए की वैल्यू कौन दे रहा है? वो साइन दे रहा है नीचे वाला, तुम्हारा। इसका मतलब इसको 500 रुपए की वैल्यू देने वाला कौन है? आरबीआई है। आर यू गेटिंग इट? वैल्यू आरबीआई ने दी, और जिसके हाथ में रहेगा उसका वो हो जाएगा, मतलब बियरर्स बॉन्ड हो जाएगा सर। आर यू गेटिंग इट? तो आरबीआई ने आपको गारंटी दी है कि ये 500 रुपए की वैल्यू रखता है ये नोट, चाहे वो किसी के भी हाथ में हो, चाहे वो किसी के भी हाथ में हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अभी भारत में एग्जैक्टली जितना पैसा है, अभी भारत में एग्जैक्टली जितना पैसा है वो किसको पता है सर? आरबीआई को। उस पैसे को ओवरऑल जो सप्लाई है उस सप्लाई को कम करना है, उस सप्लाई को बढ़ाना है, दोनों ही किसके हाथ में है? आरबीआई के। इसका मतलब पूरे पूरे सिस्टम के अंदर जितना टोटल मनी का फ्लो है उस मनी के फ्लो को कम करना है, मनी के फ्लो को बढ़ाना है, किसके हाथ में है सर? सरकार के हाथ में है क्या? नहीं। कंट्री में कितनी करेंसी का फ्लो होगा, कितनी करेंसी का फ्लो नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा सर। आर यू गेटिंग इट? और आरबीआई को ये जो राइट मिला हुआ है कि आप तय करो कि सर कितना डालना है कितना निकालना है, ठीक है, कितनी मनी को डालना है सिस्टम में, कितनी मनी को निकालना है, ये जो पूरा एस्पेक्ट होता है आरबीआई का, इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग पढ़ेंगे एक हेड के अंदर, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, या इसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। क्या लिखते हैं सर? मौद्रिक नीति। समझ आ रहा है सर? मौद्रिक मतलब मुद्रा से जुड़ी हुई, मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड। तो पूरा का पूरा जो मनी रिलेटेड एस्पेक्ट है सर, मनी, उस मनी रिलेटेड एस्पेक्ट को कौन देखता है? आरबीआई। आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब सिस्टम में कितनी मनी है आरबीआई बताएगा, बढ़ानी है आरबीआई बढ़ाएगा, घटानी है आरबीआई घटाएगा। और ये जो सारा काम करता है इसी सारे काम को हम पढ़ते हैं किसके अंडर? मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी किसका डोमेन है सर? आरबीआई का। याद रहेगा? अब आप एक चीज बताओ, आरबीआई का डोमेन है मॉनेटरी पॉलिसी, और आरबीआई के डोमेन के अलावा आप देखते हो एक और चीज जो देश में कंटिन्यू हो रही है, दैट इज द प्रोडक्शन। हो रहा प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन में मनी सप्लाई तो एक बार आरबीआई ने करके क्या कर दिया? छोड़ दिया सर। अब प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही। अब मुझे बताओ प्रोडक्शन एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट है, बिजनेसेस है, गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, और फॉरेन नेशनल्स है। प्रोडक्शन की एक्टिविटी में आप कंटिन्यूसली गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो सर, गुड्स भी कर रहे हो और सर्विसेज भी कर रहे हो। इस पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आरबीआई बता रहा है क्या?
नहीं, आरबीआई का काम ही नहीं है वो। प्रोडक्शन एक्टिविटी में किसी बिजनेस के ऊपर, किसी बिजनेस को लैंड अलोकेट करना है या किसी बिजनेस के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, किस गुड पे कितना टैक्स लगाना है, पेन पे कम लगाना है, ज्यादा लगाना है, किस पे कितना जीएसटी लगाना है, ये सारी चीज का निर्णय कौन लेता है? गवर्नमेंट। इसका मतलब प्रोडक्शन का जो डोमेन है वो किसका डोमेन है? गवर्नमेंट का डोमेन है। समझ आ रहा है? ये किसका डोमेन है सर? गवर्नमेंट का। मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी किसी भी कंट्री की देखनी है ना, तो वो किस पे निर्भर करेगी? वहां की सरकार पर निर्भर करेगी सर, क्योंकि सरकार जो है वही अल्टीमेटली क्या कर रही है सर? टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को बना रही है, टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को बता रही है सर। बजट किसके हाथ में है सर? लोगों से टैक्स लेगी और लोगों पे टैक्स वापस क्या करेगी? पैसा खर्च करेगी, तो बजट आएगा सर। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी को चेक कौन कर रही है? गवर्नमेंट। और मनी सप्लाई को चेक कौन कर रहा है? आरबीआई। गॉट इट? और ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को चेक करना और ये टैक्सेशन का जो मामला है, इस पूरे टैक्सेशन के मामले को कहते हैं सर आपका फिस्कल पॉलिसी। क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। उसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति सर। हाँ, समझ गए सर? तो दो चीजें हो गई, एक हो गया मनी सप्लाई और एक हो गया प्रोडक्शन। मनी सप्लाई कौन देख रहा है? आरबीआई। उसको क्या कह रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन देख रहा है? गवर्नमेंट। उसको क्या कह रहे हैं सर? फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, ये दो नीति अगर आप समझ गए तो आपका 60 इकोनॉमिक्स तो खत्म। ठीक है, इन्हीं को समझना है कि फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है। ये दो ही नीति समझनी है, आपकी आधी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। समझ गए? अब यहां पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, देखिए सर, सिस्टम के अंदर टोटल मनी कितना होगा कौन बताएगा? आरबीआई। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, अगर सिस्टम के अंदर आरबीआई ने टोटल पैसा उतार रखा है ₹100, आरबीआई ने सिस्टम में कितना पैसा उतार रखा है? 100 रुपए। आरबीआई ने बता रखा है कि 100 रुपए सिस्टम के अंदर मैंने उतारे हुए हैं। हम थोड़ा इसको लिमिटेड एटमोस्फेयर में समझते, ध्यान रखना, चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, हम कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा उसको क्या करते हैं? कन्फाइंड करते हैं। आरबीआई ने सिस्टम के अंदर कितना रुपया उतार रखा है सर? 100 रुपए आरबीआई ने सिस्टम में उतार रखा है। अब सेकंड आती है प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमको पता चलता है कि 100 रुपया जब सिस्टम के अंदर उतारा हुआ है तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में 10 पेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। कितने? 10 पेन। प्रोडक्शन बहुत सारा हो सकता है, पर मैं अभी 10 पेन मान के चल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं पूरी इकोनॉमी को एक बार कंपैरेटिव करूं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का, तो मैं देखता हूं कि जितना पैसा ओवरऑल सिस्टम में है दैट इज ₹100, और जितना प्रोडक्शन ओवरऑल इकोनॉमी में हुआ है दैट इज 10 पेन्स। When I will equate both of these things, I will get to know that 10 pens, 10 पेन जो है that would be equal to the 100 rupees। इक्वेट किया? देखो ये ऐसे होता नहीं, मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ हम कंसेप्ट को पकड़ने के लिए, ताकि हमें कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। 10 पेन जो है वो 100 रुपए के बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब एक पेन का प्राइस कितना होगा सर? 10 रुपए हो गया। एक पेन का प्राइस मेरे को पता चल गया 10 रुपए। इसका मतलब टोटल जितना मनी सप्लाई है उसको जब मैं प्रोडक्शन से इक्वेट करता हूं तो मुझे कमोडिटीज का प्राइस पता चल रहा है? चल रहा है, वस्तुओं का दाम पता चला। ठीक है, अब टोटल पेन का प्रोडक्शन 10 ही है, और आरबीआई जो है सिस्टम के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है और 50 रुपए और डाल दिए उसने, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी? 150 हो गई। अब जब मैं यही वाला केस वापस देखता हूं तो मैं देखता हूं कि पेन तो 10 ही है, बट ओवरऑल मनी कितना हो गया? 150। तो एक पेन की प्राइस कितनी हो गई? 15 रुपए हो गई। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आरबीआई ने
सिस्टम के अंदर मनी सप्लाई को क्या कर दिया, बढ़ाया, तो कॉमोडिटी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है अगर आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है तो पॉसिबिलिटी है कि कॉमोडिटी का प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड केस। अब मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन अभी भी कांस्टेंट है और आरबीआई मनी सप्लाई को घटा देता है, क्या करता है, घटा देता है, -50 कर देता है यहां से, तो ओवर आपका नेट कितना बन जाएगा, 50 बस बन जाएगा, सिर्फ 50 बचेगा, नेट कितना बचेगा, 50। अब मैं इक्वेट करता हूं तो पेन तो 10 ही है और 50 रुपए हो गया, तो एक पेन का प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आरबीआई जो है वो सिस्टम के अंदर से मनी को सक्शन कर लेता है या मनी की सप्लाई कम कर देता है तो कमोडिटीज का प्राइस कम हो सकता है। इससे एक जनरल परसेप्शन अपने दिमाग में डाल लो कि जब जब आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है सिस्टम में, तब तब संभावना है कि कमोडिटीज का प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब इन्फ्लेशन होगा, महंगाई आएगी सर। इट्स अ वेरी जनरल परसेप्शन, मतलब इन्फ्लेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, मुद्रास्फीति। क्या होती है, मुद्रास्फीति। पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के बारे में, डोंट वरी, बट जस्ट हैव अ परसेप्शन इन योर माइंड। When RBI will increase the money supply in the system, there is a possibility there would be a general rise in the price level of the commodity. Are you getting it? अब ये हमने कब किया, हमने इसको किस में देखा सर, एक लिमिटेड एटमॉस्फेयर में देखा। क्यों, ध्यान से देखो, वापस इधर देखो, रुक जाओ। हमने जब मनी सप्लाई को बढ़ाया सर, क्योंकि हमने 3 केस देखे ना सर। ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट केस है, न्यूट्रल केस, केस 0 है। ये हमारा क्या है, केस 0, ये केस 1 और ये केस 2, ठीक है। अब केस 0 में हमने पता था कि 100 रुपीज पे आ गए, फिर हमने आरबीआई साइड से पहले मनी इनपुट कराया, फिर मनी को रिड्यूस किया, निकाला सर। तो 3 केस हो गए हमारे पास। ये पूरे केस में हमने ओवरऑल प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखा। पेन हमने तीनों में 10 ही रखे ना, समझ में। इसीलिए मैंने कहा कि संभावना है कि प्राइस बढ़ जाए। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आरबीआई 50 रुपए ऐड किया तो टोटल कितना हो गया, 150 हो गए। और मान लो इस 150 रुपए तो बढ़े ही बढ़े टोटल, और पेन का नंबर भी अगर 10 की जगह 15 हो जाता तो वापस 150 रुपए और 15 पेन, तो वापस एक पेन का प्राइस कितना आ जाता, 10 रुपए हो जाता। इसका मतलब इफ आरबीआई इज इंक्रीजिंग इट्स मनी सप्लाई एंड दैट मनी सप्लाई इज अल्टीमेटली going to give you or pave the way for the proportional level of production, then the price level will not rise. समझ रहे हो, मतलब अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ाया है और उस मनी सप्लाई के बढ़ने के बाद जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया, तो कमोडिटीज का प्राइस बढ़ेगा नहीं, समझ। वाइस वर्सा भी काम करेगा। अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई को क्या कर दिया, घटा दिया, और उसी प्रोपोर्शन में अगर आपकी प्रोडक्शन भी क्या हो गई, घट गई, तो भी कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? तो डिपेंड किस पे कर रहा है, मनी सप्लाई पे भी कर रहा है और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कर रहा है। इसका मतलब आपकी जो इन्फ्लेशन है, आपकी जो मुद्रास्फीति, आपकी जो महंगाई है, वो निर्भर किस पे करती है, दोनों पे करती है। वो मौद्रिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पे भी डिपेंड करती है और वो फिस्कल पॉलिसी पे भी डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन बोथ। आर यू गेटिंग इट? तो आप जब मार्केट में जनरली महंगाई देखते हो कि महंगाई हो गई है, उस महंगाई के बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है, बट वन ऑफ द रीजन ये होता है। आर यू गेटिंग इट? समझ पा रहे? अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्जांपल के लिए प्रोडक्शन 10 की जगह 15 पेन का हो गया, और मनी सप्लाई जो है वो घटा के आप कहां पे आ गए, 50 पे आ गए, तो मनी सब 15 पेन डिवाइडेड बाय 15 पेन जो है वो कितने, किससे इक्वेट हो जाएंगे फिर? 15 पेन इक्वल्स टू, मान लो 45 रुपए कर देता हूं उसको, तो एक पेन का प्राइस कितना हो गया, 3 रुपए हो गया, तो प्राइस बहुत कम हो जाएगा, हो गया प्राइस बहुत कम, ठीक है। अब यहां एक कंसेप्ट को और समझो, वो कंसेप्ट ये है कि आप अपने हिसाब से बताओ कि आप वस्तुओं के दाम कम चाहते हो या ज्यादा, अपने हिसाब से कम चाहते हो, ठीक है। आप जीओआईएस की कोचिंग फीस कम चाहते हो कि ज्यादा, कम चाहते हो, 0 चाहते हो तो कम ही हो गई ना, आप फीस चाहते हो 0 या कम, बिल्कुल कम, ठीक है। प्रिंस है और मैं फीस कम चाहते हैं कि ज्यादा, ज्यादा। आर यू गेटिंग इट? मतलब जो बिजनेस पीपल हैं, जो गेम में बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेसमैन चाहते हैं कि कमोडिटी का प्राइस क्या रहे,
ज्यादा, ताकि उनको प्रॉफिट हो। जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है, वो चाहता है कि कमोडिटी का प्राइस कम हो। एक चाहता है कम हो और एक चाहता है ज्यादा हो, और इनको रेगुलेट करने वाला कौन है? आरबीआई और गवर्नमेंट। तो ये दोनों क्या डिसीजन लेंगे? बीच में रहे। कहां रहे? बीच में। न तो कमोडिटी का प्राइस बहुत कम हो और न कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो कंज्यूमर खरीद नहीं पाएगा, और बहुत कम हो गया तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी। इसका मतलब आपकी जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। क्योंकि महंगाई अगर बहुत कम हो जाएगी तो भी कमोडिटीज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी ना। भाई बिजनेसमैन क्या करेंगे? छाती कूटने लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिंगल अल्लाह, ऐसे नहीं चलेगा। समझ गए सर? इसका मत, और ये सिर्फ एक लिमिटेड एटमॉस्फेयर में पर्सपेक्टिव जनरेट करने के लिए एग्जांपल दिया है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन दिस। हमने सिर्फ एक चीज बताई अभी, पर आई होप आपको इन्फ्लेशन चमका सर, चमका इन्फ्लेशन, कि कैसे बढ़ता है इन्फ्लेशन। और भी रीजन है इन्फ्लेशन के बहुत सारे, पर मनी फ्लो का रीजन आपको समझ में आ गया। चलें आगे। अब मैं ये कह रहा हूं, जी कुछ नया ख्याल है? बताओ। बिजनेस चालू करना है? पास में ही शमशान घाट है, समझ रहे हो? तो यहां क्या समझ आया सर? जस्ट किडिंग। पूरी कंट्री में जो आपकी इन्फ्लेशन है वो डिपेंड करती है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों पे, और दोनों को एक दूसरे के साथ सिनर्जी में चलना पड़ेगा। किसमें चलना पड़ेगा सर? सिनर्जी में। सिनर्जी का मतलब है एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ा के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आरबीआई ज्यादा मनी सप्लाई कर देगा और उसी प्रपोर्शन में अगर इधर प्रोडक्शन नहीं होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, और उधर प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो रहा है, उधर मनी सप्लाई ज्यादा है, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दोनों के बीच में बैलेंस क्या है, बहुत जरूरी है, पर दोनों एक दूसरे की एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर नहीं करते। समझ में आ रहा है? चलिए सर, अब मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, कि आपका जो प्रोडक्शन का एक्टिविटी है, आपका जो सॉरी आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी का। वेट फॉर ए मोमेंट। फोल्डर कहां गया? थोड़ा सा आप मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, करें? देखो सर, अभी आपको यह पता चल गया कि जो मनी सप्लाई का काम है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई का काम है, ठीक है, मनी सप्लाई का। अब ये जो डेफिनेशन आपको मॉनेटरी पॉलिसी की दिख रही है, जो कि आरबीआई की मनी सप्लाई से रिलेटेड है, उसकी डेफिनेशन पढ़ो। जो मौद्रिक नीति की परिभाषा है सर, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को बोल रहा है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोल रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक। तो सबसे पहले तो आप मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में डिफरेंस समझ लो सर। आपकी जो इकोनॉमिक्स होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है? पानी पी लीजिए मैम। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। समझ गए? पहले पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमी को। माइक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था, जो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब रिलेटिवली बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमी का मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक जीओआईएस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। जीओआईएस इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चों को क्या फैसिलिटी दी जा रही है, टीचर्स को सैलरी कितनी मिल रही है, एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी मिल रही है, मार्केट में जीओआईएस की कितनी डिमांड है, मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च करना है, एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च करना है, एसेट्स कितने आ रहे हैं, एसेट्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी ससेप्टेबल क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल है या नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ये सारी चीजें जब एक इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, एक इंडस्ट्री के बारे में, जीओआईएस इंस्टीट्यूट की जब मैं बात कर रहा हूं, इसकी डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूं, इसके अंदर के रिसोर्स मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, एक इंडस्ट्री के अंदर की, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी।
माइक्रो का मतलब होता है जब आप एक कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के इंटरनल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की बात करते हो। एग्जैक्टली क्या है आपका इकोनॉमी? रिसोर्स मैनेजमेंट ही तो है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप जब किसी एक इंडस्ट्री के अंदर के रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी। और जब यही जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपका नेशनल लेवल पे चला जाता है, एग्जांपल के लिए पूरे देश की नेशनल लेवल पे बात कर रहे हो, पूरे देश में इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, पूरे देश के बजट की बात कर रहे हो, पूरे देश में टैक्सेशन की बात कर रहे हो, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, पूरे देश में पॉवर्टी की बात कर रहे हो, पूरे देश की बात कर रहे हो, किसी एक संस्थान की बात कर रहे हो क्या? नहीं, समझ गए? जब पूरे देश की बात कर रहे हो, पूरे स्टेट की बात करते हो, वो क्या हो जाता है आपका? मैक्रो इकोनॉमी। क्या हो जाता है? मैक्रो। तो मैक्रो माइक्रो में डिफरेंस समझ में आया? तो जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो, डिमांड सप्लाई इन सब चीजों की बात करते हो, तो दैट कम्स अंडर द माइक्रो। और पूरे देश की बात करते हो, पूरे स्टेट की बात करते हो, लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करते हो, गवर्नमेंट बजटिंग की बात करते हो, दैट विल कंसिडर्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमी। डन सर? माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया? चलो आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? किसमें आएगा? मैक्रो में आएगा, नो डाउट। पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं सर। मॉनेटरी पॉलिसी किसी एक जीओआईएस की मॉनेटरी पॉलिसी होती है क्या? कुछ नहीं होती। इंस्टीट्यूट की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरी देश या स्टेट की होती है सर। इंस्टीट्यूट भी बना सकता है बट वो उसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी को वो कह रहा है कि ये क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। बात तो ठीक है सर, इट इज मैक्रो इकोनॉमिक, डिजाइन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये भी बता चुके हैं आपको सर। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा सर? उसका सेंट्रल बैंक, क्योंकि उसका सेंट्रल बैंक का ही डोमेन है। इंडिया में कौन है सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है एंड डिजाइन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। बनाएगा कौन? सेंट्रल बैंक। टू मैनेज, और मैनेज क्या करेगा? मनी सप्लाई। आ गया सर, सबसे पहले ही बताया था ये। पूरे सिस्टम के अंदर मनी सप्लाई को मैनेज करने का काम ही तो है आरबीआई का, और वही जो होता है उसी को क्या कहते हैं आपकी मॉनेटरी पॉलिसी सर। आर यू गेटिंग इट? दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी सर। एंड इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है ब्याज की दर। अब ये इंटरेस्ट रेट से कैसे मॉनेटरी पॉलिसी जुड़ी हुई है ये मैं थोड़ा सा देर से बताऊंगा, पर आ जाएगा वो। समझ आ रहा है? गॉट इट? अब पूरे देश के अंदर अगर आपने मनी सप्लाई को क्या किया है सर? कम किया है, ज्यादा किया है, जो भी किया है वो कहीं ना कहीं आपकी किसको प्रभावित करेगा सर? इन्फ्लेशन को करेगा। अभी प्रीवियस एग्जांपल देखा ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। हो सकता है आपके प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है आपके प्राइस घट जाए सर, संभव है। तो आप देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सीधा सीधा किसको इंपैक्ट करती है सर? इन्फ्लेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है, इंपैक्ट कर रही है ना सर इन्फ्लेशन को। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग योर इन्फ्लेशन सिनेरियो इन द कंट्री। गेटिंग इट? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अभी अगर मार्केट में पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए में मिल रहा है, कितने में? 5 रुपए में। एक लेबर है, वो लेबर रोज काम करके आता है और उसका जो छोटा बच्चा है वो दौड़ के पापा के पास जाता है, और वो लेबर जो है वो उसको पास के दुकान पे ले जाता है और बोलता है कि भैया इसको ग्रोसरी शॉप से एक 5 रुपए का बिस्किट दे दो। ठीक है? वो रोज 45-50 रुपए लेबर कमा रहा है और 5 रुपए का बिस्किट वो बच्चे को रोज खिला रहा है सर, खिला रहा है। ठीक है? अब एक दिन आरबीआई ने क्या कर दिया, मनी सप्लाई को सडनली क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मनी सप्लाई बढ़ गया और प्रोडक्शन एक्टिविटी उस प्रोपोर्शन में बढ़ी नहीं। तो मनी सप्लाई बढ़ गई और प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं बढ़ी तो वस्तुओं का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वस्तुओं का दाम बढ़ गया, ये 5 रुपए का बिस्किट जो है वो अगले दिन से 7 रुपए में मिलने लग गया। कितने? 7 रुपए में। तो वो लेबर घर आया, वो बच्चे को बनिए की दुकान पे ले गया कि भैया बिस्किट दे दो। तो उसने 5 रुपए दिए, वो बोलता नहीं 5 का नहीं है 7 रुपए का है। तो उसने बोला यार 7 रुपए तो मेरे लिए क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उसने क्या किया, अपना जो बच्चा है उसको समझाया कि बेटा आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे। तो अब जो उसने किया कि पहले एक महीने के 30 बिस्किट के पैकेट वो खरीद रहा था, अब 30 की जगह वो ऑल्टरनेट खरीदने लगा तो 15 खरीदने लगा। समझ में आया? तो जब सिस्टम के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है या मुद्रास्फीति बढ़ी, कम भी हो सकती है, वस्तुओं का दाम कम भी हो सकता है, वस्तुओं का दाम बढ़ भी सकता है। दोनों ही परिस्थिति में सीधा सीधा क्या इंपैक्ट हुआ? कंजम्पशन पैटर्न इंपैक्ट हुआ, खपत इंपैक्ट हुई, क्योंकि वो पहले 30 खरीद रहा था एक महीने के, अब कितने खरीद रहा है? 15 खरीद रहा है। अब वही अगर वस्तुओं का दाम जो होता वो 5 की जगह 3 रुपए हो जाता तो वो अपनी पत्नी को भी खिलाता। पहले एक खरीदा था, अब 2 खरीदने लग गया कि मुन्ने की मां तुम भी खाओ। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? जी माने जीनियस, पार्ले जी फुल ऑफ शुगर। तो इन्फ्लेशन
प्रभावित होती है किससे? मॉनेटरी पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन प्रभावित हुई और इन्फ्लेशन ने सीधा इंपैक्ट डाला कंजम्पशन पैटर्न पे, खपत पे डाला। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है सर? खपत। ये क्या है? मुद्रा स्फीति और खपत। और कंजम्पशन पैटर्न पे असर डाला और कंजम्पशन पैटर्न का असर सीधा जाता है आपकी सेविंग्स पे, आपकी बचत पे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो इनएविटेबल है, जो लानी ही पड़ेगी। घर में आटा लाना पड़ेगा। अब आटे का दाम अगर 10 रुपए किलो है तो भी खरीदना पड़ेगा, और 12 है तो भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि रोटी तो खानी पड़ेगी सर। समझ गए? तो अगर सिस्टम के अंदर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो व्यक्ति होगा उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। ठीक है, और एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो उसका कंजम्पशन पैटर्न इंपैक्ट हुआ, और एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो सीधा सीधा क्या इंपैक्ट होगी? उसकी सेविंग्स, बचत। क्योंकि अब खर्चा ज्यादा हो रहा है तो बचत कम हो रही है, पैसा बच नहीं रहा ना सर। पहले ज्यादा बच रहा था क्योंकि पार्ले जी हिसाब किताब से खा रहे थे तो मनी बच तो रही थी। अब क्या हो रहा है? कंजम्पशन डिस्टर्ब हुआ, उससे आपकी जो इनएविटेबल चीजें हैं वो तो खरीदनी है सर, आटा खरीदना है, तो आपकी सेविंग्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेविंग्स इंपैक्ट होगी। कम होना ज्यादा होना डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन हुआ है या क्या हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर दाम बढ़ेगा तो खपत इंपैक्ट हो जाएगी। आगे सेविंग्स, कंजम्पशन से क्या इंपैक्ट हो गया? सेविंग्स। और सेविंग्स अगर इंपैक्ट हुई तो सेविंग्स से सीधा क्या इंपैक्ट हो जाता है? इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स एग्जैक्टली होती क्या है? आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, 10,000 में सारा खर्चा निकालने के बाद 3,000 रुपए बच रहे हैं। ये 3,000 रुपए आपकी क्या है? बचत है। ये जो बचत होती है, इस बचत को आप क्या करते हो? बैंक में ले जाके जमा कराते हो। बैंक में ले जाके जो जमा कराया, वास्तविकता में वो क्या किया आपने? इन्वेस्टमेंट, निवेश किया। क्यों? क्योंकि बैंक उसके ऊपर आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो आपने वो पैसा बैंक में ले जाके रख दिया, इसका मतलब बैंक में आपने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट, निवेश किया। अब अगर आपकी सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? कम होगा। और इन्वेस्टमेंट अगर कम हुआ तो उसका सीधा असर पड़ेगा कैपिटल फॉर्मेशन पे। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जब आपके पास पैसा बचता है, आप उस पैसे को जाके बैंक में जमा कराते हो। बैंक क्या करता है? बैंक का मैनेजर पैसा इकट्ठा करके उसके ऊपर सोता है क्या? ठीक है भाई साहब, वो बड़े बिजनेसमैन को क्या देता है? लोन देता है। तो आपका जो बैंक है उसने आपसे पैसा लिया, आपसे पैसा लेके उसने आगे दे दिया, आपको वो 3% इंटरेस्ट दे रहा है, अगले वाले से वो 13% इंटरेस्ट ले रहा है। जो बीच में 10% की कमाई है वही तो बैंक की कमाई है। इसको कहते हैं स्प्रेड, हम पढ़ेंगे बैंकिंग में, इसको कहते हैं स्प्रेड। तो ये जो 10% की कमाई बैंक ने करी है, वो पैसा आगे देके, अब वो जो आगे ले गया है पैसा, अब मान लो अंबानी जी ने पैसा क्या कर लिया? लोन ले लिया। अंबानी ने पैसा लोन ले लिया, अंबानी जी घर पे पैसा बिछा के सोएंगे क्या उस पर? नहीं, वो क्या करेंगे? उस पैसे से जमीन खरीदेंगे, जमीन खरीद के क्या करेंगे? मशीनरी लगाएंगे, एक इंडस्ट्री बनाएंगे। बनाएंगे सर, समझ आ रहा है? और वो जो इंडस्ट्री बनाई उन्होंने, उसमें वेयर हाउस बनाया, उसमें पूरा सब बनाया, मशीन लगाई, लैपटॉप लगाया, ऑफिस बनाया। ये सब क्या होता है? कैपिटल ही तो होता है। इस सबको क्या बोलते हैं? कैपिटल ही तो बोलते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसी को तो कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो बैंक को कम मिलेगा, और बैंक को कम मिलेगा तो बैंक आगे कम देगा, और बैंक आगे कम देगा तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। और कैपिटल फॉर्मेशन अगर कम हुआ, इसका मतलब अदानी जी या अंबानी जी या जो भी बड़ी इंडस्ट्री पैसा लेकर बैंक से बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते, एग्जाम्पल के लिए वो आए और उन्होंने एक गांव में फैक्ट्री लगाई, जब वो गांव में फैक्ट्री लगाएंगे तो गांव के 50-100 बेरोजगारों को क्या करेंगे? नौकरी देंगे। 50-100 बेरोजगार जो वो क्या कर रहे थे? मतलब वहीं बैठ के खैनी खा रहे थे, है ना, देख रहा है, विनोद कर रहे थे, उन सबको क्या किया उन्होंने? नौकरी दी, उनको एम्प्लॉयमेंट दी। उनको एम्प्लॉयमेंट देने से उन्होंने क्या किया? उनकी जो वर्थ है, नेट वर्थ, जिन जो ऐसे घूम रहे थे उनको बढ़ाई सर। देश की ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को क्या किया सर? कम किया। उन लोगों की गरीबी भी क्या करी? कम करी। उन लोगों की गरीबी तो कम करी उन लोगों के पास जैसे जब जो चौराहे पे बैठा था ऐसे ही उसको बुलाया, आजा भैया तेरे को सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे। अरे क्या बात है, बंदूक दोगे ना? हाँ दे देंगे। हाँ, वो खड़ा कर दिया उसको। 10,000 रुपए महीने कमा रहा है। जब वो कुछ नहीं कमा रहा था तो घर पे बर्डन था। जब वो 10,000 रुपए कमाने लग गया तो उसकी सोशल वर्थ बढ़ी, उसके घर में भी इज्जत होने लगी। तो उसने अपने आप को इफेक्टिवली एंगेज किया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इससे उसकी सेल्फ वर्थ क्या हुई? बढ़ी। और सेल्फ वर्थ बढ़ने से 4-5 फायदे होते हैं यहाँ पे। पहला फायदा ये है कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। दूसरा फायदा ये है कि अब उसकी शादी हो जाएगी। तीसरा फायदा ये है कि वो पुअर नहीं है सर। चौथा फायदा ये हो जाएगा कि सोसाइटी में केओस कम हो जाएगा, क्योंकि वो जब ऐसे नल्लों की तरह बैठे थे ना,
तो आते जाती लड़की को छेड़ रहे थे। जब वो नल्लों की तरह बैठे थे ना, तो कुछ ना कुछ रात को बैठ के कुछ ना कुछ कीड़ाकाटी करेंगे कि आज उधर चलते आज इधर चलते हैं, समझ आ रहा है? तो ये इससे क्या होता है, सोशल केओस होता है। सोसाइटी को स्टेबल रखना है ना, तो लोगों को काम में एंगेज कर दो। खाली दिमाग शैतान का घर, समझ रहा है? लोगों को अगर एम्प्लॉय, कोई शौक से चोर नहीं बनता, किसी को मजा नहीं आ रहा है, कोई हैप्पी न्यू ईयर का शाहरुख खान नहीं है, समझ आ रहा है? कोई चोर नहीं बनता मन से। चोर वो इसलिए बन रहा है कि भाई कहीं ना कहीं उसको क्या हो रहा है, मिल नहीं रही, उसके मीन्स नहीं मिल रहे सर, उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा, इसलिए फाइनली वो कह रहा है कि अब चोरी बन जाओ। तो जब आप की ने इंडस्ट्री खोली, जब कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा हुआ, इंडस्ट्री खोलने से लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों के पास पैसा आने लगा, और जब लोगों के पास पैसा आने लगा तो लोग मार्केट में जाके उसको खर्च करने लगे। लोग मार्केट में जाके खर्च करने लगे तो जो वस्तुएं वो खरीद रहे हैं, उन वस्तुओं की डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और वो वस्तुओं की डिमांड जब बढ़ने लगी, इसका मतलब जो इंडस्ट्री उन वस्तुओं को बना रही है, उनको पता है कि हमको एक नई फैक्ट्री खोलनी है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। जब वो नई फैक्ट्री खोलेंगे तो और जो उनके नल्ले भाई लोग होंगे, उनको भी क्या करेंगे, नौकरी देंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक वर्चुअस साइकिल बनता है। समझ में आ रहा है? और वो वर्चुअस साइकिल की शुरुआत कहां से हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी से। तो इफ द मनी सप्लाई इन द सिस्टम इज एडिक्वेट, दैट विल इंपैक्ट द इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जो है उसी के बेस पे आपका कंजम्पशन इंपैक्ट होगा। ठीक है, कंजम्पशन के बेस पे आपकी सेविंग इंपैक्ट होगी, सेविंग के बेस पे आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग के बेस पे इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ जरूरी नहीं कि बैंक में ले जाके पैसा रख दोगे, नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहीं भी कर सकते हो आप LIC में पैसा जमा कराते हो, इन्वेस्टमेंट है सर, है। आप इंश्योरेंस करा रहे हो, इन्वेस्टमेंट है सर। आप पेंशन फंड में डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट है सर। आप बैंक में जमा करा रहे हो, इन्वेस्टमेंट है सर। आप पोस्ट ऑफिस में जमा करा रहे हो, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करा रहे हो, इन्वेस्टमेंट है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में करा रहे हो, इन्वेस्टमेंट है सर। आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट है सर। सारा इन्वेस्टमेंट है सर। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सीधा सीधा, अब आप जैसे एग्जांपल के लिए, आप जब डायरेक्टली, पहले तो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, बैंक से कोई इंडस्ट्री वाला ले जाता है, ये एक तरीका है। अगर आप बैंक वाला वेंचर ना करो, आप डायरेक्ट तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में होता क्या है, आप इक्विटी खरीदते हो ना, हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट। आप इक्विटी खरीदते हो, एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर है, इसका मतलब वो 10 शेयर जो है उतनी की उतनी मेरी ओनरशिप है रिलायंस की, मैं रिलायंस की ओनरशिप में हूं, ध्यान है। आप उतने कंपनी के क्या बनते हो, मालिक बनते हो, जितना आप शेयर खरीदते हो। तो भले आपका थोड़ा सा शेयर है, स्टिल आप क्या हो, कंपनी के मालिक होते हो सर, है ना, पार्ट होते हो उसके। तो पॉइंट इज कि आपने डायरेक्टली पैसा किसको दे दिया, उसी कंपनी को दे दिया, मेरा पैसा है तुम लगाओ सर। आजकल तो ऑनलाइन है, सारा सब हो जाता है। आर यू गेटिंग इट, हाउ थिंग्स वर्क? अर्थव्यवस्था कैसे चल रही होगी, समझ आ रहा है? और डिपेंड किस पे कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, अगर आपको ये इंडिकेटर्स समझ में आ रहे हैं, अगर आप इन सबको कनेक्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको मॉनेटरी पॉलिसी चमक रही है। तो यहां सिर्फ हमको एक चीज समझ में आई है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से ये सारे इंडिकेटर इंपैक्ट होते डन। और कितनी, और कैपिटल फॉर्मेशन से आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट हो रहा है, पॉवर्टी इंपैक्ट हो रही है, जो ओवरऑल लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो तो आ ही गया पहले से, कंजम्पशन पैटर्न इंपैक्ट हो ही रहा है। समझ गए सर? ये सारे इंडिकेटर्स दिमाग में रहेंगे। गॉट इट? दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत हुई, अभी मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर शुरू हुआ है। बस ये हो गया हमको कि मनी सप्लाई से मामला बनता है। अब हम ये देखेंगे कि आरबीआई वास्तविकता में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता कैसे। उसको कुछ ना कुछ पावर्स तो दी गई होगी ना सर, कुछ ना कुछ पावर दी होगी तब ना करता होगा। ठीक है, तो ये यहां तक आगे चले, शुड वी गो अहेड? कोई डाउट, कोई शक, कॉमरेड्स? नो। अब देखो सर, आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है सर। क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी किसका डोमेन है? आरबीआई का। मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय आरबीआई। बट हमको पता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है सर, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को देख रही होती। और अगर आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं चलेंगे तो शायद गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। तो 2016 में हमने एक बदलाव किया, 2016 में। और ये जो बदलाव किया सिंस 2016, वो बदलाव को आप समझ लीजिए सर। वो बदलाव ये है कि पहले आरबीआई ही देखता था सारी चीजों को, पर आपने बदलाव किया कि अब आपने एक कमेटी बना दी। क्या बना दी? कमेटी बना दी। और वो कमेटी जो होती है उसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति की समिति सर, मौद्रिक नीति समिति।
और ये बना दिया आपने 2016 में। क्या बना दिया आपने? मौद्रिक नीति समिति। और उन्होंने कहा कि ये जो मौद्रिक नीति समिति होगी ना, ये समिति अब क्या करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ आरबीआई करता था काम मॉनेटरी पॉलिसी का। अब उन्होंने बना दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, मौद्रिक नीति की समिति। और ये मौद्रिक नीति की समिति जो है, इसके अंदर आरबीआई के लोग भी रहते हैं और आरबीआई के साथ गवर्नमेंट के लोग भी रहते हैं। समझ गए? 2016 के बाद से मॉनेटरी पॉलिसी का काम कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसके अंदर कितने लोग होते हैं? टोटल 6 लोग होते हैं। और 6 में से 3 कहां से आ रहे हैं? आरबीआई से। और 3 कहां से आते हैं? गवर्नमेंट से। समझ में आ गया? और जो आरबीआई इंस्टीट्यूट है, उस आरबीआई इंस्टीट्यूट का जो गवर्नर होता है, आरबीआई गवर्नर, जिसका नोट पे साइन होता है, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या होता है? चेयरमैन होता है। समझ गए? बाय डिफॉल्ट चेयरमैन। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन चेंज नहीं होगा कभी, वो आरबीआई का गवर्नर ही होता है। समझ? हाँ, एक्स ऑफिशियो। गॉट इट सर? तो 2016 के बाद से मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है सर? एमपीसी बना रही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रही है। आरबीआई अकेले नहीं बना रहा सर। अब यहां एक टर्म लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैधानिक। अब ये कह रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी, उसको क्या बोल रहे हैं? वो वैधानिक निकाय है सर। वो क्या है? वैधानिक निकाय। मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखो ध्यान से सर, एक टर्म समझा रहा हूं। आप जब भी कोई किन्हीं बॉडीज या निकाय के बारे में पढ़ोगे, पॉलिटी में पढ़ोगे इसके बारे में, वो जो बॉडीज होती हैं, वो बॉडीज ना 3 तरह की हो सकती है। यूजुअली 3 तरह की होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिनको कहते हैं संवैधानिक निकाय। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज को कहते हैं वैधानिक निकाय। ठीक है? और एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ये कार्यपालिका के निकाय होते हैं। अब आप इन तीनों में डिफरेंस देख लो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तो नाम में ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब ये संविधान में लिखी हुई होगी। मतलब इस बॉडी का सीधा सीधा जिक्र किसके अंदर है सर? भारत के संविधान में है। डन? एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र कहां है सर? संविधान में है। यूपीएससी का जिक्र कहां है सर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संविधान में लिखा हुआ है। समझ में? ठीक है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है, आर्टिकल 280, संविधान में लिखा हुआ है। तो ये जिन बॉडीज का सीधा सीधा जिक्र संविधान के अंदर होता है, उनको कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और सेकंड आता है आपका स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक। वैधानिक को हिंदी में वैधानिक तो हिंदी टर्म ही है। वैधानिक का मतलब होता है विधि के अनुसार। विधि मतलब कानून के अनुसार। समझ गए? तो स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब होता है ऐसी बॉडीज जो किसी ना किसी लॉ के अंडर बनी हुई है। किसी ना किसी लॉ के अंडर बनी हुई है। मतलब उन बॉडीज का जो जिक्र है वो संविधान में नहीं है, पर आपने किसी न किसी कानून के अंडर उन बॉडीज को बनाया है। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं पे एनजीटी नहीं लिखा हुआ। ठीक है? एनजीटी को आपने बनाया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनाए। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है आपका, ये अधिनियम है 1986 का। अधिनियम मतलब एक कानून है। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये एक कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है। समझे? पार्लियामेंट 2 काम करती है सर। पार्लियामेंट जो है एक तो करती है ऑर्डिनरी कानून बनानी। ऑर्डिनरी कानून का क्या मतलब है? कानून, जैसे फार्म लॉ बना दिया, कानून बना दिया। ठीक है? आरटीआई एक्ट बना दिया। समझ गए? ये जितने भी एक्ट पास करने होते हैं, एक तो ये काम होता है, और दूसरा उनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन। तो संविधान जो है उसके अंदर भी कोई चीज ऐड करनी होती है तो कर सकते हैं। दोनों काम है। तो मैं कह रहा हूं कि जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, उनका मतलब है वो किसी ना किसी कानून के अंडर बनी हुई है, और वो कानून आपकी पार्लियामेंट ने बनाया होगा सर। समझ गए? जैसे एनजीटी हो गया, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी न किसी कानून के अंडर बनी हुई है। डन? थर्ड आपका आ रहा है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज का मतलब है इनको ना तो संविधान में लिखी हुई है, ना ही ये किसी कानून के अंडर बनी है। ये सिर्फ किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने अपनी जरूरत के लिए बनाई है। ठीक है? और जब भी गवर्नमेंट चाहेगी इनको क्या कर सकती है?
हटा सकती है। एग्जाम्पल के लिए नीति आयोग। नीति आयोग का नाम सुना है? नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है सर, ना तो वो उसमें लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में और न ही वो स्टेटरी बॉडी है, ना किसी कानून के अंडर बनी है। आपका नीति आयोग क्या है सर? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाती है अपने कामकाज के लिए और उनको कभी भी क्या कर सकती है? हटा सकती है। डन? आपको डिफरेंस समझ में आ गया तीनों में, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज में। डन? तो वो कह रहा है कि 2016 के बाद से आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन बनाता है सर? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी, ठीक है। में और ये स्टेटरी है, इसका मतलब ये किसी ना किसी लॉ के अंडर बनी होगी। वो जो लॉ है दैट इज द आरबीआई एक्ट 1934। समझ गए? तो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको किसके अंडर बनाया गया है सर? आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934। इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है सर? गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, ठीक है। और इस कमेटी का मेन काम जो होता है, इस कमेटी का जो मेन काम है, एमपीसी का मेन काम क्या है? आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना उसका मेन काम है, बट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी मेन काम क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ना। अब मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा पावर, या कुछ ना कुछ टूल होंगे सर, ठीक है। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा टूल होता है जिसको हम समझेंगे, उसका नाम अभी समझ लो, उसको कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? आपने अखबार में पढ़ा होगा सर, कुछ लोगों को पता भी होगा कि क्या होती है। समझ गए? रेपो रेट सुना है? नहीं सुना कोई बात नहीं, पहली बार सुना तो अच्छी बात है, अभी समझ में भी आ जाएगा 10 मिनट में। क्या कहते हैं सर? रेपो रेट मतलब एक रेट होती है जिसको आरबीआई क्या करता है, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हर 2 महीने में मिलती है और रेपो रेट को डिसाइड करती है कि रेपो रेट कम होनी चाहिए, रेपो रेट ज्यादा होनी चाहिए। उसी रेपो रेट के बेस पे ही आपकी जो मनी सप्लाई होती है ना वो इंपैक्ट होती है। समझ गए? तो आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से मनी सप्लाई को क्या करता है? कम करता है और ज्यादा करता है। अभी पता चल जाएगा कैसे होता है, बहुत सिंपल। डन? और इसी रेपो रेट को, जो इकोनॉमिक्स का टर्म है, उसमें कहा जाता है बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। ये रेपो रेट एक तरीके की क्या होती है? इंटरेस्ट रेट होती है, ब्याज की दर है ये, और ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होती है क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी की रेट है सर, इसलिए इसको कहते हैं पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। और बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट क्योंकि ये बेंचमार्क होता है, इसी के बेस पे बाकी की जो रेट्स होती है वो इंपैक्ट होती है, इसलिए इसको कहते हैं बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। समझ आ रहा है सर? देखो, आरबीआई का मेन काम क्या है सर? मनी सप्लाई को इंपैक्ट करना। मनी सप्लाई इंपैक्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, ये कमेटी हर 2 महीने में मिलती है और ये डिसाइड करती है कि आपकी रेपो रेट क्या होगी। अभी रेपो रेट क्या होती है हमने नहीं समझा, बट ये तय है कि इस रेपो रेट के माध्यम से ही आपकी जो मनी सप्लाई है पूरी पूरी क्या होती है? प्रभावित होती है, ठीक है। इसी रेपो रेट को ही कहते हैं बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक इंटरेस्ट रेट ही होती है सर, ये ब्याज की ही दर है। अभी समझ में आएगा, जब रेपो रेट समझाएंगे ना समझ आएगा, ये ब्याज की ही दर है सर, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? बदलती है। तो इसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ये तो तय है। पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बोलते हैं क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है इसको, इसलिए पॉलिसी की इंटरेस्ट रेट सर मेन इंटरेस्ट रेट है। और बेंचमार्क ये इसलिए है क्योंकि इसके बेस पे अदर इंटरेस्ट रेट्स क्या होती है? इंपैक्ट होती है। दैट्स व्हाई दिस इज अ बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? ये बेंचमार्क है हमारा, इसके आधार पे बाकी लोग क्या करते हैं? अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, एक आइडियल जो कहते हैं जिसको। तो बेंचमार्क है क्योंकि इसके बेस पे बाकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है? इंपैक्ट होती है। समझ आया? इसलिए इसको कहते हैं बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट सर। गॉट इट? अभी आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका जो कंपोजिशन है, 6 लोग बताएं इसमें। कितने सर? 6 लोग। 6 लोग हैं। तो देखो 6 लोग जो हैं, उस 6 में से जो येलो दिख रहे हैं तीनों किसके हैं? आरबीआई के। और ब्लू वाले तीनों किसके हैं सर? गवर्नमेंट के। 6 लोग हैं। और हमेशा इसका चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। हाँ, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर 6, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर को मिला के 6 है सर, ठीक है। हैं? कितना कीजिएगा?
दू ठीक है। क्या फिल्म बनाई पर ना स्पेशल 26, देखिए स्पेशल 26 देखी सबने, फिल्म देखी, गजब। स्पेशल 26 देखते समय किसी को अंत तक लगा था कि ये जिमी शेरगिल भी से मिला हुआ होगा? जिमी शेरगिल वाला तो मुझे भी नहीं एक्सप्लोर हुआ एंगल, मुझे लगा था उसको सच में उन्होंने पागल बनाया, वो भी उन्हीं का आदमी था। वाह, चलो आगे। तो 6 मेंबर हैं, ये समझ में आ गया। और 6 में देखो आरबीआई का जो गवर्नर है वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है सर? ठीक है, दैट इज द एक्स ऑफिशियो। अगर आपको पॉलिटी की क्लास याद है किसी को, तो उनको याद होगा वो है, इसीलिए वो है। क्या मतलब है इसका? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 5 मेंबर्स और ये चेयरमैन है, ठीक है। वास्तविकता में इस चेयरमैन के पद के लिए कोई नॉमिनेशन या कोई तरीका नहीं होता है कि किसी को चेयरमैन बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता। वहां उस चेयरमैन की सीट के ऊपर एक स्टिकर चिपका होता है, उस स्टिकर पे लिखा होता है कि जो भी आरबीआई का गवर्नर है वो इस पे बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, इस सीट के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। जो भी आरबीआई का गवर्नर बनेगा वो ऑटोमेटिकली इस सीट पे भी बैठेगा, ऑटोमेटिकली। इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो। एग्जाम्पल के लिए जो नीति आयोग होता है नीति आयोग, नीति आयोग का जो चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग का चेयरमैन होता है, बाय डिफॉल्ट। उसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो। मतलब उस पद पर वो है, इसीलिए वो है। मतलब वो वहां बैठा है व्यक्ति, इसीलिए वो यहां भी बैठेगा, उस पद पे जो भी बैठेगा। समझ में आ गया? डन। तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मतलब है जो भी आरबीआई गवर्नर बनेगा वो बाय डिफॉल्ट एमपीसी का चीफ बन जाएगा सर। डन। उसके अलावा कौन आ रहे हैं सर? डेप्यूटी गवर्नर। अब जो आरबीआई है उस बॉडी को अभी पढ़ा नहीं, अपन पढ़ेंगे, और यही समझ लो आरबीआई जो है उसके 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं सर। एक कौन है सर? गवर्नर है एक तो, उसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर है सर। चारों डेप्यूटी गवर्नर में से एक डेप्यूटी गवर्नर होता है जिसका काम ही मॉनेटरी पॉलिसी का को देखना होता है, ठीक है। तो वो वाला व्यक्ति जो होता है वो इस एमपीसी का मेंबर हो जाता है। डन। और इसके अलावा एक और व्यक्ति को आरबीआई का जो बोर्ड होता है वो नॉमिनेट करता है। कुल मिला के ये 3 व्यक्ति आरबीआई से आ रहे हैं, और बाकी 3 कहां से आ रहे हैं? गवर्नमेंट से। सरकार को जिनका मन हो उनको क्या कर सकती है? भेज सकती है। नॉर्मली सरकार एक्सपर्ट्स को भेजती है। डन। और सरकार और दोनों का साथ में काम करना जरूरी क्यों है सर? बैलेंस बनाने के लिए, समझे? क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्शन रिलेटेड बात जो है वो यही लोग बताएं, वैसे वो लोग कंसीडर करते हैं, पर कुछ अंदर की बात यही बता पाएंगे, है ना। और बाकी सप्लाई वाली बात तो इनको पता ही है सर। समझ गए? चले आगे। ये आपका हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मेजर काम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? उनको उनको मनी सप्लाई को देखना है। पर अभी मेजर काम पिछली स्लाइड में क्या आया था? बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, दैट इज द रेपो रेट। तो मेजर काम जो एमपीसी का है वो है रेपो रेट को डिसाइड करना। क्या करना है सर? रेपो रेट को डिसाइड करना, ठीक है। अब यहां पे एक चीज को समझो सर। जी, नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड लिखा है तो कौन सा बोर्ड है? हाँ, वो आरबीआई में बताएंगे आपको, ठीक है। आरबीआई का बोर्ड होता है, अभी अपन बैंकिंग इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आरबीआई पढ़ेंगे, उसमें आपको बैंक का आरबीआई का जो बोर्ड होता है उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी बॉडी है वो, ठीक है। अब जो एमपीसी का ऑब्जेक्टिव है वो हमको पता है कि उनको क्या करना है? पॉलिसी रेट बताना है। पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट, हमेशा याद रखो, रेपो रेट बताना है, ठीक है। और पॉलिसी रेट वो किस हिसाब से बताती है? अब उनको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। पॉलिसी रेट मतलब एक तरीके की इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से बताएंगे? वो कुछ तो आधार होगा, और उनका जो आधार होता है वो होता है इन्फ्लेशन टारगेट। क्या आधार होता है? इन्फ्लेशन टारगेट। अब आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई के बेस पे ही आपकी इन्फ्लेशन क्या होती है? इंपैक्ट होती है। इसका मतलब आपको इन्फ्लेशन को क्या करना पड़ेगा?
कंट्रोल करना पड़ेगा। पर अभी हमने देखा कि प्राइजेस ना तो बहुत ज्यादा कम होने चाहिए और नहीं बहुत ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब बीच में कहीं रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जो बीच में रखना है वो बताएगा कौन? आर यू गेटिंग इट? न तो प्राइस बहुत कम होने चाहिए, न ही प्राइस बहुत ज्यादा होने चाहिए। आपको इन्फ्लेशन का जो रेंज है, जो महंगाई की सीमा है, उसको कहीं बीच में रखना है। अब वो बीच में कहां रखना है ये तो पता चलेगा तब ना आप रेपो रेट डिसाइड करोगे, तब ना आप कोई ऐसा इंटरेस्ट रेट बनाओगे। तो वहां पे आती है एक चीज दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेट, कि आपकी महंगाई का एक आपको टारगेट दिया जाता है, समझ में आया? और ये टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बताती है गवर्नमेंट। कौन बताता है? गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन टारगेट, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन टारगेट। अब इन्फ्लेशन टारगेट को डिसाइड कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट। याद रखना है सर, इन्फ्लेशन का टारगेट कौन बताती है? यूनियन गवर्नमेंट। बट उसको मेंटेन करने का काम किसका है? आरबीआई। इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, मतलब आरबीआई से बात करके ही इन्फ्लेशन का टारगेट बताते हैं। देन अभी करंटली जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, करंटली, और 2026 तक यही चलने वाला है, वो है आपका 4 ± 2। क्या है सर? 4 ± 2। अब आप कहोगे ये 4 2 क्या है सर? 4 किस चीज का 4 है, 2 किस चीज का 2 है? ठीक है, ये वास्तविकता में होता है सीपीआई, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। यहां आप सिर्फ ये समझ लो कि हर चीज को मेजर करने का एक होता है ना, पानी कितना है? 5 लीटर है ना, 5 लीटर पानी, लीटर है ना, यूनिट है ना मेजर करने के लिए। सब्जी कितनी है? कि 2 किलो, किलो लिखा है ना। सब्जी कितनी है? 2 बोल दिया तो समझ में आएगा क्या? पानी कितना है? 2 बोल दिया तो समझ में आएगा? यूनिट जब तक नहीं लगेगी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो आपका सीपीआई है, ये एक हिसाब से महंगाई की क्या है? यूनिट है। समझ गए? महंगाई की जब चैप्टर पढ़ेंगे महंगाई में तो समझ में आ जाएगा। तो सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वास्तविकता में आपकी महंगाई की क्या है? एक यूनिट है। और इस महंगाई को वो कह रहे हैं कि आपको रखना है 4 ± 2। तो इसका हाईएस्ट कितना जाएगा? 4 + 2 मतलब 6। पहले मिनिमम पे जाओ, 4 - 2 मतलब 2, और 4 + 2 मतलब 6। इसका मतलब आपकी जो रेंज बनी वो कितनी बनी? 2 से 6 की। मतलब मिनिमम आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कितनी जानी चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितनी जानी चाहिए? 6। इनके बीच में ही रखना है आपको इन्फ्लेशन का रेंज। और ये रेंज जो है 2 से 6 बताएगा कौन? गवर्नमेंट। ये देखो, इन्फ्लेशन टारगेट कौन डिसाइड करता है? यूनियन गवर्नमेंट। समझ गए? और अभी जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो क्या है? 4 ± स्प्रेड ऑफ 2। इसका मतलब 2 से 6, 2 से 6 तक। तो मिनिमम जो इन्फ्लेशन है वो कितना होना चाहिए? 2। 2 सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और मैक्सिमम कितना? 6। समझ आ जाएगा, डोंट वरी, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। मिनिमम 2, मैक्सिमम 6। 2 से 6 के बीच में आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेंटेन करके रखना है। ये आपको टारगेट दे दिया। 2 से 6 का इन्फ्लेशन टारगेट किसने दिया? सरकार ने। किसको बताया? एमपीसी को। अब एमपीसी इस 2 से 6 को मैनेज करने के लिए अपनी क्या डिसाइड करेगा? पॉलिसी रेट। समझ आ गया सर? डन। चलो, मैं आपको पहले पॉलिसी रेट समझा देता हूं। मुझे लग रहा है इसी चक्कर में शायद चमक नहीं रहा होगा। पहले पॉलिसी रेट को समझ लो, ठीक है? ताऊ कहां गया मेरा? ये रहा ताऊ। दिस इज माई ताऊ। ठीक है, ये आज से नहीं है, ये 2018 से मेरे साथ है, जब से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये ताऊ है और ये बिजनेसमैन है। वास्तविकता में मुझे अभी ताऊ की जरूरत नहीं है। आई नीड समबडी एल्स। यस, यू गॉट इट राइट। आई नो यू पीपल। नालायक हो तुम लोग। ये वैसे आगे बताना था, बट यही समझो ताकि आपको पीछे का समझ में आए। रेपो रेट, रेपो रेट को समझ लो, मॉनेटरी पॉलिसी पूरा समझ में आ जाएगा। रेपो रेट क्या होती है सर? देखो मेरी बात सुनो। आरबीआई जो है, ये आरबीआई दिख रहा है, शेरा, ठीक है। आरबीआई जो है वास्तविकता में वो बैंकों का बैंक है। हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम कहां जाते हैं? बैंक के। हम आरबीआई जाते हैं। कौन गया आरबीआई? तुम गए आरबीआई कभी तक? कैसी बात कर रहे? हमारे पास जब पैसा नहीं होता है तो हम बैंक के पास जाते हैं कि भाई साहब पैसा नहीं है, फटे हाल हो गए, पैसा दे दो। तो बैंक कहता है हाँ ठीक है, ले जाओ, वापस लाके दे देना।
जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता है तो बैंक कहां जाते हैं? आरबीआई के पास। समझ आ रहा है? तो आरबीआई जो है वो बैंकों का भी क्या है सर? बैंक है। वो बैंकर्स बैंक है। वो बैंकर्स क्या है? बैंक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके बैंक के पास किसी दिन पैसा नहीं है तो वो जाता है किसके पास? आरबीआई के पास, कि भैया पैसा नहीं है, पतझड़ आ गया है, कुछ फूल लगा दो। तो आरबीआई बोलता है ठीक है, हम तो इसीलिए बैठे सेवा के लिए। तो आरबीआई देता है पैसा किसको? बैंक को। पर आरबीआई कहता है कि मैं लूंगा उस पर इंटरेस्ट। तो बैंक बोलता है देंगे इंटरेस्ट। तो बैंक जो होता है एक इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई को। वो जो इंटरेस्ट की रेट होती है उसी इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। समझ में आया? मतलब भारत में बैंकों के पास जब भी पैसे की कमी होगी वो कहां जाएंगे? सीधा आरबीआई के पास। आरबीआई उनको पैसा देगा शॉर्ट टर्म के लिए और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। समझ में आ रहा है सर? बहुत आगे है तुम्हें। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट रेट लगी है अब इसको समझ लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं इसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट। और इसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो क्या कर रही है? मंथन कर रही है और डिसाइड कर रही है। कर रही? अब ध्यान से सुनो, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस रेट को कितना रखा है? 5% नहीं है, 10%। सुनो कितना रखा है? 10%। वो 2 से 6 जो बताया ना वो अलग चीज है, ध्यान रखना। ये 2 से 6 इन्फ्लेशन की रेंज है सीपीआई की, ये अलग चीज है। इसका इस रेट से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? रेपो रेट अलग चीज है। रेपो रेट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट कितनी बताई? 10%। इसका मतलब बैंक जो है, ध्यान से देख लो इधर, फिर नहीं समझ में आएगा, फिर मैं नहीं समझाऊंगा, वापस सामने देख लो। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 10% का इंटरेस्ट रेट बताया, इसका मतलब अगर बैंक ने कभी आरबीआई से पैसा लिया, ये पैसा लिया, इस पैसे पर 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा इसको, आरबीआई को देना पड़ेगा सर। इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो 10% देना पड़ेगा। तो 100 रुपए अगर लिए एग्जाम्पल के लिए तो 10 रुपए उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, समझने के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब अगर मुझे बताओ मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन क्या है? ज्यादा। इन्फ्लेशन ज्यादा है इसका मतलब मार्केट में वस्तुओं के दाम क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या है? ज्यादा है। वस्तुओं के दाम को क्या करना है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है इसका मतलब मनी सप्लाई को कम करना है। मनी सप्लाई को कम करना है इसका मतलब सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो पैसा है उसमें से पैसे को खींचना है। खींचना है, और पैसे को अगर खींचना है तो आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बताओ। बढ़ाएगा। आरबीआई क्या बोलेगा? अभी मैं 10% इंटरेस्ट ले रहा हूं बैंकों से, एक काम करता हूं इसको बढ़ा के कितना कर देता हूं? 12। 12 कर देगा तो अब बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट आरबीआई को पे करना पड़ेगा। तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, और कम पैसा बचेगा तो लोन कम देंगे, और लोन कम देंगे तो ऑटोमेटिक सप्लाई क्या हो जाएगी? कंट्रोल। और सप्लाई कंट्रोल हो गई इसका मतलब कमोडिटी का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लाइन पे आ जाएगा। समझ आया ये पॉइंट? चलिए सर। ठीक है, मिलते हैं सर, फिर कल मिलते हैं।